ठहर तक नजर बन गए फिर वो नजर से नजर तक कथा है उनकी जो पहुँचे शिखर तक, पहुँचे शिखर तक, शिखर तक। नमस्कार, शिखर तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। शिखर तक यानी कि एक ऐसा धारावाहिक जिसमें हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से कराते हैं जो कभी आपकी और हमारी तरह ही आम आदमी थे, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत और लगन से एक शिखर तक पहुँचे। आज तक जितने भी लोगों से हमने आपकी मुलाकात कराई वो सिर्फ एक हीरो एक एपिसोड में आए, लेकिन आज के एपिसोड में कोई एक हीरो नहीं है और ना ही ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप हमेशा से सुनते आए हो या जानते आए हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए भी शिखर तक होते हैं, शिखर पर होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सेना के उन जवानों के बारे में जिनके लिए शिखर तक का अर्थ है या तो शहादत हासिल करना या फिर विजय प्राप्त करना। आज के इस एपिसोड में हम उन तमाम परिवारों से मिलेंगे जिनमें कहीं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति किसी न किसी रूप में सेना में गया और उसने शिखर को प्राप्त किया, यानी उन्होंने या तो विजय हासिल करी या फिर शहादत। इन परिवारों से मिल करके हम जानेंगे उन जज्बातों के बारे में जिन्होंने प्रेरित किया इन जवानों को सेना में जाने के लिए। हम उन जख्मी सिपाहियों से भी मिलेंगे जो अभी ऑपरेशन विजय से वापस आए हैं। आइए मिलते हैं इन शिखर तक पहुंचे हुए वीरों से। जंग के मैदान में ही केवल नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल में भी हमने वो मिसालें देखी हैं बहादुरी की कि देख करके कई बार तो हमारी आंखें नम हुई। लेकिन इन जवानों का कहना है, जो कि बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, फिर भी उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी भी अवस्था में ठीक होकर के वो वापस जाना चाह रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ जवानों से। मेरा नाम राइफलमैन आशिफ हुसैन खान। क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 साल। क्या आपके मन में कोई डर है या कोई इस बारे में कोई संदेह है कि क्यों आपने फ़ौज ज्वाइन करी? बिल्कुल कोई डर नहीं है। फौज अपनी चॉइस से ज्वाइन की थी कि अपने देश के लिए कुछ हम भी सोचें। तो अभी दोबारा जा रहे हैं पूना AMC, अगर 8वीं शहादत के लिए दोबारा फौज ज्वाइन करनी है। राइफलमैन जीवन छेत्री, मैं 29 GR का हूँ। मेरा घर दार्जिलिंग। मैं OP ड्यूटी जा रहा था, अपने पोस्ट से OP ड्यूटी जा रहा था उड़ी सेक्टर में। तो OP ड्यूटी हम लोग जब 5 आदमी थे, रास्ते में माइन बिछा था, किसी को पता नहीं चला। तो सबसे आगे का गाइड मैं था, तो रास्ते में माइन बिछाया था, पता नहीं चला। तो मेरे पैर के ऊपर ब्रस्ट हो गया, तो उसी समय मैं बेहोश हो गया, पता नहीं चला। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल में ले गया है, बारामूला हॉस्पिटल में। वहाँ थोड़ा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर श्रीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया। श्रीनगर में ये पूरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद स्क्रीन ड्राफ्टिंग करने के लिए इधर बेस हॉस्पिटल में भेज दिया। अभी बेस हॉस्पिटल में मेरा उपचार हो रहा है। अभी मेरा पैर ठीक हो गया तो मैं फिर वापस जाना चाहता हूँ। आपको कोई इस बात पे रिग्रेट है कि क्यों फ़ौज ज्वाइन करी, मेरा पैर चला गया, ऐसा कुछ अफसोस है? नहीं है सर, अफसोस कुछ नहीं है सर। कांस्टेबल दुलाल आचार्य जी। 24 तारीख की बात है, 24 रात 11 बजे फायरिंग हो रहा था पोस्ट पर। पाकिस्तान ने फायर खोला तो मैंने अपना फायर का जवाब दिया। तो उसी वक्त पोस्ट में बम गिरा, तो बम का स्प्लिंटर रखे अचानक मेरे सिर में और आँखों में लगा। मैं तब तक बेहोश हो गया। जी, मेरा नाम राइफलमैन रविंदर सिंह। मैं गढ़वाल रेजिमेंट का जवान हूँ। 18वीं बटालियन मेरी गढ़वाल राइफल्स के है, जो अभी द्रास में हैं, अभी भी प्रेजेंट टाइम पे है। वहाँ पे कम से कम 90 लोग थे। वो 90 लोग थे, एक पोस्ट पे 90 लोग थे। उनमें से 90 में से मतलब कुछ घुसपैठी थे, वो कुछ पाकिस्तानी थे। तो खाली हमने ऐसे देखा, फटका बांधा हुआ था, उनका दाढ़ी दूढ़ी थी रखी हुई। तो हाँ, दिखाई दे रहे थे। वो जब वार मूवमेंट कर रहे थे दिखाई दे रहे थे। सुबह तो फायर बंद हो गई थी। अब जब हमने उनको देख दिया, उन्होंने भी हमको देख दिया, तो वो तो ऑलरेडी डिफेंस में थी। तो करीब 2 घंटे तक हम लोगों की बिल्कुल आमने सामने लड़ाई चलती रही।
हाँ हाँ, वो भगा दिया उनको, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग कैजुअलिटी होकर भाग गए, और 15-20 डेड बॉडियाँ उधर पड़ी हुई थी। मैं तो अभी फिट होकर मैं तो बताया था साहब को, मैंने कहा सर मेरे को यूनिट में भेज दो दोबारा। मैंने कहा सर ये ऐसी लाइफ से मेरे को प्यार नहीं है। मैंने कहा सर अभी जितने भी हम लोग अभी जितना भी हमारी आर्मी के लिए जो कुछ हमारे लिए किया हुआ हम इसका पक्का बता लेंगे। और मैंने कहा सर हम फिर वॉलंटियर जाएंगे और जो पोस्टें बटालियन में बाकी है उनको कैप्चर करके लाएंगे, पक्का वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा फैला के आएंगे, या तो उधर ही मर जाएंगे। मैं रिटायर्ड कैप्टन बलवीर सिंह कादियान बोल रहा हूँ। हमारा ये भाइयों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे फौजी भाई, उनके लिए हमारा ये संदेश है और हमारी ये भावना है कि वो अब की दफ़ा आर पार की लड़ाई लड़ें। हमने भी कातर की लड़ाई लड़ी है, अब जो कसर रह गई थी उसको पूरा करेंगे और कोई पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए खून बहा देंगे, उनके बच्चों के लिए सारी सरकार और हम एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है वो पूरा ख्याल रखें। मैं अपने भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे एकदम वहाँ खड़े हुए सख्त खड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। जैसे मैं अपने पानी से नटबोल्ट खोल रहा हूँ, अपनी बंदूक से पाकिस्तान के नटबोल्ट एकदम तुरंत खोल दें। पाकिस्तान के जवानों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो ज़िंदगी में कभी भारत के बॉर्डर की तरफ मुंह ना कर सकें। हम होल हार्टेडली सारे के सारे हिंदुस्तान के आदमी उन अपने जवानों के साथ हैं। हम लोग उन्हीं लोगों की वजह से सुरक्षित हैं यहाँ पर। अगर हमारे मुल्क के अंदर जैसी फ़ौज काम कर रही है, ऐसे वर्ल्ड में कहीं फ़ौज नहीं है हमारी फ़ौज। हमें गर्व है जी, हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व है हमें। इनके लिए तो यही मैसेज है कि वीरतापूर्वक लड़े हो, कि हम लोग सबकी यही इच्छा है देश के लिए कुछ करे हुआ। जी हम तैयार हैं उनके पीछे जाने के लिए, हमें बुलाए। हमारे लिए तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मैं कारगिल के जवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि बैक साइड में इंडिया के देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी हम यूथ हैं ना, हम जान देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। ये रोज़ का झंझट जो है आगे भी होता रहेगा, पहले भी किया है इन्होंने, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। एक बार इनको सबक सिखाने से अच्छा है कि जो होगा एक बार ही कर दो, ठीक है। हम हिंदुस्तान में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आज इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैप्टन अमित वर्मा के माता पिता और वो उनके प्रशिक्षक कर्नल मलिक जिन्होंने उनको ट्रेन किया, जो उनके साथ रहे। आइए बात करते हैं उनके माता पिता से। अमित वर्मा का किस तरीके का बचपन था? वो बहुत ही अच्छा, बहुत शरारती, बहुत ही ब्रेव लड़का था। बचपन की कोई आपको याद उनकी है ऐसी? वो किसी भी चीज़ से कभी नहीं डरा, कहीं भी गाड़ी कुछ कहीं से भी कूद जाता था, उसको कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज का बच्चा था। सेना में जाने के लिए क्या उनके मन में बचपन से ही कोई ऐसी बात थी या कुछ और किसी उसमें जाना चाह रहे थे, लेकिन अपने फादर को देख करके या और अपने ग्रैंडफादर को देख करके वो सेना में गए? ये बच्चा जैसे कि आपने उसका पीछे देखे पूरा कैरियर, हमने तो देखा है कि वो हर एक सामने हर एक फील्ड में ठीक था, अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो पहले उसका विचार नहीं था, हालांकि वो 4th जनरेशन है। मेरे ग्रैंडफादर भी, दादा भी थे फ़ौज में, पिताजी भी थे, मैं भी फ़ौज में था। और अब बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद फर्स्ट क्लास डिवीज़न में मैंने कहा कि भाई अकेला बच्चा है तो नहीं जाने का, तो बस उसका दिमाग आया, कहता नहीं, अगर ज़िंदगी में कोई लाइफ है जिसमें क्वालिटी है या जहाँ शान या इज़्ज़त है, वो सिर्फ डिफेंस सर्विस है। और इसकी वजह से उसका एकदम विचार आ गया। MBA ज्वाइन करके उसने छोड़ दिया था, कहता है MBA में पैसा है, इज़्ज़त ज़्यादा नहीं है। कि जिस चीज़ के लिए वो तैयार था वो उसने कर दिखाया। और जहाँ तक सवाल आपने पूछा फीलिंग का है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, वो स्कूल से इंस्ट्रक्टर हो, चाहे IMA का इंस्ट्रक्टर हो या कहीं पे इंस्ट्रक्टर हो, उसका लगाव बच्चे का होता है। और इंस्ट्रक्टर होते हुए हम भी फ़ौजी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर एक इंसान के दिल होता है, चाहे वो फ़ौजी हो, डिफेंस का हो, सिविलियन हो, दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है बहुत, स्पेशली माँ को। ऐसी क्या चीज़ें जो एक फ़ौजी पिता को आम पिताओं से अलग करती है, जो उस तरीके से उनका दर्द वो सबके सामने नहीं लाते हैं? वो क्या एक कारण क्या है? ये सिर्फ उनका डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, ऑनेस्टी और हाई मोराल। देश के आगे वो किसी चीज़ को नहीं समझते। पैसा
या कोई चीज़ उनके सामने कुछ नहीं है। यही वो पावन स्थली जहां एक ऐसा जाबाज सिपाही रहा करता था जो 21वां बसंत देखने से पहले ही देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन सुमित राय की। आज उनके माता पिता सुबह उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। आइए बात करते हैं शोभित बनर्जी से, जो कैप्टन सुमित राय के कजिन हैं। कैसा बचपन था उनका? बहुत सही था। वो शुरू से एक चीज़ रखते थे कि उनको आर्मी में नहीं तो पुलिस में होना है। जैसे ही उन्होंने 12th पास की, उसके बाद ही उन्होंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था। INMS में भर्ती हुए थे। ऐसे उसमें भर्ती होने के बाद ही उनकी ट्रेनिंग की पूरी होने के लिए वो BA में उन्होंने अप्लाई किया था। BSc साइंस साइड से किया था उन्होंने, पर उसे आधे 3 महीने हुआ था। 3 महीने बाद ही वो आर्मी में चले गए थे, क्योंकि आर्मी के ज्वाइनिंग लेटर में आने के बाद उसमें नहीं हो सकता। क्या हुआ था जिस रात उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, उससे पहले क्या हुआ था? कोई बात करी थी उन्होंने? घर पे फ़ोन किया? हाँ बिल्कुल, 9:30 पर उन्होंने फ़ोन किया था। उनके पापा से उनकी बात हुई थी कि मम्मी और भाई दोनों बाहर गए हुए थे। 9:30 पे फ़ोन होने के बाद उन्होंने कहा था कि पापा हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, कारगिल से बोल रहे हैं, हम लोग टाइगर हिल पे जा रहे हैं। तो पापा के मन में थोड़ा बहुत वो था कि एक बेटा जब वो लड़ाई के मैदान में होता है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। देन मॉर्निंग में कुछ, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9:30 में मॉर्निंग में फिर फ़ोन आया, तो मेजर जोशी थे जिन्होंने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि सर आपके लिए एक बुरी मैसेज है, आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है। शहीदों के परिवारों से मिलने की श्रृंखला में हम इस समय हैं शहीद अनसुईया प्रसाद ध्यानी के घर में। बात करते हैं उनके पिता से और परिवार के अन्य सदस्यों से। अनसुईया प्रसाद को क्या बचपन से ही शौक था कुछ फौज में जाने का? उसको शौक थी बचपन से ही फौज में जाने का, और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। तो मैंने कहा भी पढ़ाई करो अच्छे से। तो इसने 12वीं क्लास फर्स्ट में आया। वो सभी क्लास में फर्स्ट आता रहा। तो वो सब बोलता रहा कि मैं फ़ौज में जा रहा हूँ। मैंने कहा भी नहीं, अभी पढ़ाई कर ले, अभी तेरी उम्र है, पढ़ाई करो। तो फिर पढ़ाई करता रहा, फिर 12वीं पास करके वो फिर हो गया उसका। हालांकि इस समय तो ऐसा नहीं है कि जब मैं कारगिल शहीद अनसुईया प्रसाद ध्यानी जी की पत्नी से बात करूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो भी उनके जैसे ही साहसी और वीर हैं। कितना समय हुआ आपकी शादी? 1.5 साल हो गया। आप से कब उनकी लास्ट बात कब हुई? 3 मार्च को हुई थी। क्या बोले वो? ऐसे तो कुछ नहीं बोला, बोला मैं छुट्टी आऊँगा जून में। जब आपको मालूम चला कि वो वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उन्होंने आपको बताया, तो आपको डर लगा कुछ? आपने उनको बोला? नहीं, चिट्ठी आई थी उनकी, तो ऐसे तो कुछ नहीं लिखा था चिट्ठी में, लेकिन डर तो लग ही रहा था। डर तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। जब आपको पता चला कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन एक वीर के तरीके से शहीद हुए हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे दुख भी हुआ, तो दुख के साथ गर्व भी हुआ। मैंने कहा मेरे पति देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ उनकी श्रद्धांजलि जलाई गई, तो मुझे फिर गर्व भी हुआ इस बात पे। आप क्या अपने घर में से और बेटों को भेजना चाहेंगे फौज में? बेटों को क्या, मैं अपना, मेरा छोटा पोता है, एक छोटा पोता है, वो भी बड़ा हो जाएगा, मैं उसमें भी फौज में भर्ती कर दूँगा उसे। अनसुईया प्रसाद ध्यानी और उनके जैसे पता नहीं कितने ही वीर सिर्फ आपके, हमारे लिए और देश के लिए ही लड़ रहे हैं। उनमें से कई तो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद भी हुए, और इस समय हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे शहीदों के परिवार के लिए हम जो भी कर सकें हमें करना चाहिए। अधिक से अधिक योगदान प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में दें, या जिस भी तरीके से आप इनकी सहायता कर सकें आप उनकी सहायता ज़रूर करें।